नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में बिहार में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बिहार के 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट पड़ेंगे और दूसरे चरण में बिहार के 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होंगे और 14 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी और ये निर्णय बिहार की जनता दे देगी कि वो अपना किसे मुख्यमंत्री चुन रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बिहार में माहौल चल रहा है उसमें 2 गठबंधन मुख्य तौर पर आमने सामने हैं। एक इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए गठबंधन। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार की पूरी राजनीति जो है वो इंडिया गठबंधन के जो मुख्य विपक्षी दल हैं बीजेपी, उसकी रणनीति को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर बिहार की जो राजनीति है उसमें सबसे मजबूत नेता कौन है। बिहार के चुनाव से ठीक पहले बिहार में एसआईआर का मुद्दा गर्म हुआ। आपने देखा होगा कि पूरे बिहार भर में एसआईआर कराया गया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि हम मतदाता सूची जो है उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसमें कई फर्जी मतदाता हैं, घुसपैठिए हैं और तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान जब 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया, यह कहकर कि 22 लाख मृत हैं, 35 लाख यहाँ से पलायन कर गए हैं और बाकी के जो 7 लाख के करीब हैं उनका नाम 2 जगह दर्ज है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चलता रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल निर्णय नहीं आया। इससे पहले ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जो फाइनल सूची आई उसमें कहा गया कि कुल 69 लाख मतदाताओं का नाम जो पहले की सूची में था अब नहीं। पहले कुल बिहार में जो मतदाताओं की संख्या थी वो 7,89,000 थी और नया वाला जो सूची जारी किया है चुनाव आयोग एसआईआर करने के बाद, उसमें 7,42,000 मतदाता है। बिहार की जो कुल वयस्क आबादी है वो 8,18,000 है और चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में 7,42,00,000 ही मतदाता हैं। ये खेल आप समझ गए। शुद्धिकरण के बाद भी 1,16,00,000 के करीब में ऐसे मतदाता आए हैं जिनका पता आज भी शून्य है, उनका कोई निश्चित पता नहीं है। ये कैसा शुद्धिकरण है, इस पर भी चर्चा करने का किसी ने जहमत नहीं उठाई, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सब चुनाव में अपने व्यस्त हैं। दूसरी तरफ इस मतदाता सूची में यह भी बताया गया कि 16 लाख करोड़ के करीब में फॉर्म 6 जमा हुए हैं, लेकिन जो मतदाता लिस्ट में नाम जुड़े हैं नए मतदाता, उनकी संख्या 21 लाख के करीब में। जब फॉर्म 16 लाख भरते हैं, मतदाता सूची में 21 लाख लोग जुड़ते हैं, बाकी कैसे जुड़े इसका भी जवाब अभी लोगों को नहीं मिला। दूसरी तरफ
यह भी चुनाव आयोग द्वारा बताया जा रहा है कि बिहार में 14,000 ऐसी आबादी है जो 100 साल से अधिक के लोग हैं। आपके विधानसभा में कितने 100 साल से अधिक के लोग हैं, ये आप खुद सर्च कीजिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका पर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जहाँ भी मतदान होता है, आचार संहिता लागू हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ योजनाएं को चुनाव आयोग को रोक देना चाहिए। चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये देने की योजना। आपको बता दें कि चुनाव के ठीक पहले बिहार में 75 लाख जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले गए। उसके बाद जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसके 1 घंटे पहले 25 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए और नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने मिलकर ये जो पैसे देने की तारीखों का इस तरह से इस्तेमाल किया है कि वो चुनाव के दौरान, यानी कि हर शुक्रवार को जिन महिलाओं के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा जीविका दीदी के लिए, उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आज रविवार है, फिर शुक्रवार आएगा, उस तारीख को भी जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा एक किस्त उनको भी मिलेगा, फिर उसके बाद अगले शुक्रवार को मिलेगा। इस तरह आचार संहिता लागू होने के बाद भी पैसे जो है वो बांटे जा रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग खामोश है। दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश के किसानों को जो किस्त 2,000 रुपये हर 4 महीने पर दिया जाता है, 6,000 जो साल का, उसकी किस्त की कल उन्होंने भेजने का काम किया। तो ये चुनाव के दौरान पैसे बांटे जा रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग का क्या रुख है आप देख रहे होंगे। जहाँ चुनाव आयोग को कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मतलब एक समान स्थिति होनी चाहिए जहाँ पर लोग चुनाव लड़ सकें, लेकिन एक तरफ तो चुनाव आयोग पैसे देने की छूट कर रखा है, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट का आपने देख ही लिया, तीसरी तरफ जो चुनाव मैदान में जिन नेताओं को उतारा गया है उसको आप देखिए कि वोट काटने के लिए विपक्ष का कई तरह के प्लेयर जो हैं वो बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं। उनके नाम रखना इतना हम महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, लेकिन आप सोचिए कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ कौन कौन लोग चुनाव में उतरे हुए हैं और वो किसके फ़ायदा पहुंचाने के लिए उतरे। दूसरी बात, मोदी सरकार, यूं कहें तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो तेजस्वी यादव के परिवार हैं उनको जो IRCTC के मामले में हैं, लालू प्रसाद यादव को 13 तारीख को दिल्ली में बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टियों को फंडिंग करके इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम सवालें देखिए और राष्ट्रीय मीडिया पर किन मुद्दों की चर्चा की जा रही है। 2000 पहले की घटना सही है कि गलत है, ये आपके पास भी जांच करने का समय नहीं है, क्योंकि आपको 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो देखने की आदत हो गई। तो ये बताया जा रहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक किस तरह से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सरकार चलाया और उसमें क्या खामियां रही,
लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है, और उसमें भी कितनी सच्चाई है। आप उस सोशल मीडिया के एंकर का और उस सोशल मीडिया पर जो इंटरव्यू दे रहा है, दोनों की जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग हैं जो वो सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड ना तो बीजेपी सामने ला रही है जनता के पास, ना ही जदयू ला रही है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है, वहाँ पर जितने भी खुद को पिछड़े, दलित, आदिवासी के नेता मानते हैं, प्रतिनिधित्वकर्ता मानते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के ऊपर जूते फेंकने के मुद्दे पर भी अपनी जुबान नहीं खोली। सोशल मीडिया पर उनके गले में मटका और जूता लटकाया हुआ तस्वीर वायरल किया जा रहा है, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका उसका इंटरव्यू चल रहा है कि गवई साहब ने सनातन का अपमान किया है। तो आप ये समझिए कि संविधान के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को भी जूता मारा जा सकता है। तो ये किस तरह की मानसिकता है, और आपको तय करना है कि समाज में समानता चाहिए या ऊंच नीच की जो खाई है और बढ़ानी है। ये दोनों बातें आपको तय करना है। आपको एक घटना की जिक्र करना चाहूँगा कि जब बिहार में सबसे पहले एक पिछड़ा का नेता, एक पिछड़ा का बेटा कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और उनके पिताजी गांव में मिठाई बांट रहे थे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी नाई समाज से आते हैं। तो उनके पिताजी उस समय भी हजाम का काम करते थे, यानी दाढ़ी बाल बनाया करते थे। जिस दिन मुख्यमंत्री उनका बेटा बना था, मिठाई बांटने में उनको काफ़ी समय लग गया, और वो एक व्यक्ति के घर नहीं पहुंच पाए। तो अगले दिन उस व्यक्ति ने उनको बांध कर पेड़ में और बड़ी मार मारा था, और कहा था कि क्या समझ रहा है कि तेरा बेटा मुख्यमंत्री बन गया है तो तू हजाम नहीं बनाएगा। इस पर जब कर्पूरी ठाकुर जी पहुँचे गांव में, उनको पता चला, तो उन्होंने उस व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर कहा कि कहिए तो हम आपका दाढ़ी और हजाम बना दें, हमारे पिताजी से गलती हो गई। उस दौर को ख़त्म करने वाला बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इतने संघर्ष किए कि आज जो स्थिति दलितों, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की सुधरी हुई है, जो अब जातिवादी व्यवस्था को तोड़कर और अब आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं कि सबको आर्थिक मदद मिले, सबकी आर्थिक स्थिति सही हो, उस सरकार को बदनाम करने के लिए किस तरह के षड्यंत्र रचे गए, और किस तरह से जिस मुख्यमंत्री ने चारा घोटाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, उसी को चारा घोटाले में विक्टिम बना दिया गया। चारा चोरी करता है जगन्नाथ मिश्रा और फंस जाते हैं एक पिछड़ा का बेटा। आज भी जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से उद्योग मंत्री हैं। उनको तो कोई चारा चोर नहीं कहता है, और इधर तेजस्वी को बार बार इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। एक बात और आपको ध्यान देनी है कि जो 90 से 2005 तक जो सरकार चली आरजेडी की, उसमें कौन कौन नेता के लड़के मंत्री थे, कौन कौन नेता थे, और आज वो नेता किस पार्टी में हैं, यह भी आपको तय करना होगा। दूसरी तरफ धर्म, जाति और अन्याय के खिलाफ आपको इस बार वोट करना है, और 20 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर आप सचेत नागरिक हैं तो आपको मांगना चाहिए। और हमारे संविधान निर्माताओं ने
जो संविधान में व्यवस्था किया है कि हर 5 साल के बाद आपको सरकार बदलने की ताकत है, वोट देने का ताकत है, उसे इस्तेमाल करें। और किसी भी पार्टी का सरकार हो, 5 साल में आपको सरकार बदल देंगे, तभी जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा, तभी ही विकास की तरफ बिहार बढ़ेगा। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। सोच समझकर वोट करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर नौकरी देंगे। इस पर ये चर्चा चलाया जा रहा है कि कहाँ से इतनी नौकरियाँ देंगे। अरे प्रयास तो करें। अभी आपको बता दें कि 5 लाख के करीब बिहार सरकार की नौकरियाँ खाली हैं, रिक्त पदें हैं। उसको भी भर दें अगर 1 साल में, तो कम से कम 5 लाख परिवारों का भला हो जाएगा। आगे बिहार के पलायन की जो समस्या हैं, शिक्षा व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, इसको भी सुधारने के लिए वो काम करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। क्योंकि 17